अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में 16 साल की लड़की जिसका नाम है आसमा नवाब कॉलेज से घर आती है, देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। आज घर का दरवाजा बंद नहीं है, कोई लॉक नहीं है। अंदर आती है और आते सार सलाम करती है, अस्सलामुअलैकुम माँ जी। माँ का वालेकुम अस्सलाम जवाब नहीं आता। शायद माँ सो रही हो, सीधी कमरे में चले जाती। कमरे में जाती है, दरवाजा खोलती है तो जोर जोर से चीखें मारने लगती है। इसकी चीखें सुनने के बाद आसपास की हमसाई खवातीन भी फौरन से भाग आती हैं। आसमा क्या हुआ, आसमा क्या हुआ। आसमा कुछ बताने की कंडीशन में तो थी नहीं। आसमा के पीछे पीछे वो जब उस कमरे में जाती हैं तो वो सब भी हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अंदर। दरअसल अंदर ये था कि बेड के ऊपर आसमा के वालिद मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। मुंह पर भी कपड़ा ठूंसने के बाद टेप बांधी हुई थी, हाथ और पांव बांधे हुए थे और गला गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी। साथ में खूनो खून ये बेड था। इसके बाद साथ वाले कमरे में दोबारा से जाते हैं, जो इस कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा था। वहां पर जाकर देखते हैं सेम कंडीशन वालदा की होती है। फिर भाई को देखते हैं तो भाई जवान भाई है, उसकी भी सेम कंडीशन होती है। मुंह पर भी कपड़ा ठूंसने के बाद टेप बांधी हुई थी, हाथ और पांव बांधे हुए थे और गला गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी। फौरन से वहां से कुछ लोग 15 पर कॉल कर देते हैं और जैसे ही नफरी आती है वो फौरन से मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इन लाशों को अपनी तहवील में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। और ये नफरी होती है पुलिस स्टेशन साउथ आबाद की। अब हैरानकुन बात यह है कि पुलिस बीफ कबाब की मदद से कातिलों तक पहुंचती है। ये बीफ कबाब की क्या कहानी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस केस में और टर्निंग पॉइंट है कि ये मामला है क्या, कैसे बीफ कबाब के जरिए से कातिल ट्रेस हो गया। अब ये कातिल एक था या ज्यादा थे और कौन कौन इन कत्लों में मुलव्विस था, मुफाद किसका था, इनके कत्ल होने से फायदा किसको होना था। आपको मैं बताऊं कि ये 1998 का केस है और ये केस कराची से है। आजकल आपको पता है सना यूसुफ के कत्ल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर इसको बड़ी हाइप मिली, लोगों ने बहुत अफसोस का इजहार किया, बहुत हाईलाइट हो गया ये केस। इसी तरह से 1998 में जब ये केस हुआ था, ये वकूआ हुआ था, तो उस टाइम इसकी बड़ी हाइप थी। मलीर सऊदाबाद का इलाका है जहां पर फैमिलीज रहती हैं और जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं वो है नवाब फैमिली। इनके जो सरबरा हैं घर के, उनका नाम है नवाब अहमद। नवाब अहमद की जो अहलियां हैं इनका नाम है अजरा नवाब। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे का नाम है आसिफ नवाब, 26 साल जवान लड़का, और बेटी का नाम है आसमा नवाब जो कि सिर्फ 16 साल की है। हम ये कहेंगे कि टीनेज है। पूरे कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी मुद्दइया बनी आसमा सगी बेटी जिसकी उम्र 16 साल है, जो कॉलेज से आई थी और माँ को सलाम किया और सलाम का जवाब ना मिला और आगे जो कुछ हुआ मैं आपको आगाज में बता चुकी। पुलिस फौरी से आसमा नवाब से पूछगिछ नहीं करती क्योंकि आसमा की हालत सदमे से बहुत बुरी है। हवास बाख्ता है, जारों के तार रोती है और खामोश होकर एक कोने में बैठी रहती है, न खाती है न पीती है न घर से बाहर जाती है। पोस्टमार्टम हो गया और फिर लाशें इनकी फैमिली के, इस खानदान के यानी नवाब खानदान के हवाले की गई तदफीन के लिए और फिर मुकामी कब्रिस्तान में इनकी तदफीन का अमल हो गया। 4 दिन के बाद आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीशी जाता है अचानक से इनके घर के मामले को, केस को थोड़ा आगे बढ़ाएं। 4 दिन हो गए हैं, यकीनन आसमा थोड़ी सी स्टेबल हो गई होगी बच्ची। जाके देखता क्या है, देखते हैं आसमा तो बैठ के बड़े मजे ले लेके बीफ कबाब खा रही है। बड़ा हैरान होता है। पुलिस की 4 आंखें होती हैं, अपने हर केस में कहती हैं, 2 पीछे 2 आगे। वो कहते हैं इसका बाप मर गया, इसकी माँ मर गई, इसका भाई मर गया, बीफ कबाब खा रही है। उसको शक पड़ जाता है, तफ्तीशी को शक तो पड़ जाता है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करता कि मुझे तुम पर शक है। मजीद जाके उसको पूछता है, हाँ जी बताएं आप वकूए वाले दिन कहाँ पर थी। कहती है मैं वकूए वाले दिन कॉलेज में थी। अच्छा आपको कब पता लगा इस चीज का? मैं कॉलेज से वापस आई, मैंने अम्मा को सलाम किया, अम्मा ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया था, तो मैं बड़ी परेशान हुई कि अम्मा ने जवाब नहीं दिया। मैं अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा की गर्दन कटी लाश पड़ी थी और आगे जो कुछ भी है वो आपको पता है। आपकी कहीं पर दुश्मनी है? नहीं, हमारी कहीं दुश्मनी नहीं है। कहीं से पैसों का लेन देन है? नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं। अब्बू का कोई झगड़ा था किसी से? नहीं जी, अब्बू का भी कोई झगड़ा नहीं था। ओके, बयान कलमबंद किया, थाने आ गया तफ्तीशी। सोच रहा है कबाब कैसे खा रही थी, कबाब कैसे खा रही थी, वो ज़हन में उसके नक्श कर गया। तफ्तीशी कॉलेज में चला जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन से सेम डेट पे अटेंडेंस शीट चेक करता है। 1998 में 30 दिसंबर को अटेंडेंस शीट पर प्रेजेंट नहीं लगा था बल्कि ऑफ लगा था।
यानी कि छुट्टी पर थी ये आसमा। जो तफ्तीशी का शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि 30 दिसंबर को ये तो कॉलेज गई नहीं, मुझे कहती है मैं कॉलेज थी। अच्छा जी। फिर पुलिस दोबारा से घर जाती है और आसमा को पकड़ के थाने ले आती है और फिर रिवायती तरीकाकार से तफ्तीश करती है। तो आसमा बड़ा कुछ पुलिस को बताती है। पुलिस ना बताती है कि ये कहती है कि मेरा एक आशिक था जिसका नाम है फरहान। फरहान के पास उस टाइम भी मोबाइल था, तब बहुत चीदा चीदा किसी किसी के पास मोबाइल होता था, लेकिन फरहान के पास था, मेरे पास मोबाइल नहीं था। हमारे घर में लैंडलाइन फोन लगा हुआ था। अब मैंने जब भी कॉल करनी होती थी मैं लैंडलाइन से कॉल करती थी इसको, इसके पास तो मोबाइल था, मेरे पास नहीं था। अब फरहान से मैं घंटों गप्पे मारती थी और घर में ये कहती थी कि मैं अपनी सहेली को कॉल कर रही हूँ। एक दिन मेरा भाई आसिफ, उसको मेरे पे शक हुआ और उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा ये कौन सी सहेली है तुम्हारी। फिर उसने मुझे खूब मारा। जब उसने मुझे बहुत मारा तो फिर मैंने मार खाते खाते अपनी माँ को और अपने भाई को बताया कि ये लड़का है फरहान, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ अटैच हूँ और इसी से फोन पर गपशप करती हूँ। माँ ने कहा कि बेटा आजकल प्यार मोहब्बत का कोई दौर नहीं है, कि तुम किन चक्रों में पड़ गई हो, तुम्हारी अभी उम्र ही नहीं है इतनी, ये तुम क्या कर रही हो। तो इसने आगे से कहा, यानी आसमा ने कहा कि नहीं अम्मी, वो मेरे से सिंसियर है, मुझसे शादी करना चाहता है, वो तो मुझे कहता है कि मैं रिश्ता भेजता हूँ। तो माँ कहती तुम्हारा दिमाग ठीक है, 16 साल तुम्हारी उम्र है, पढ़ाई अभी तुमने करनी है, शादी कहाँ से आ गई बीच में। उसे में आगे इसका कॉलेज बंद कर दिया गया और उस लैंडलाइन की तार को प्लास से काट दिया गया। अब राब्ते हो गए मुनक़ता। एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ता जब पूरा राब्ता ना हुआ तो फिर उसके बाद फरहान जो है आशिक, उसने क्या किया, इसकी गली के फेरे मारने शुरू कर दिए, किसी तरह नजर आए, कोई राब्ता हो, वो टीन एज है, जुनून है और ये कुछ है। जब ये गली के फेरे मार रहा है तो इसका भाई यानी आसमा का भाई आसिफ इसको देख लेता है कि फिर गली में फेरे मार रहा है। वो इसको पकड़ता है, खूब फेंटी चढ़ाता है। अच्छी खासी मार खाने के बाद ये वापस चला जाता है। दिसंबर में कजन की बर्थडे है और सारी फैमिली वहां पर बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जाती है और साथ में आसमा भी जाती है। वहां पर भी लैंडलाइन फोन लगा हुआ है। आसमा क्या करती है, देखती है कि सब बाहर बैठे गपशप मार रहे हैं, लैंडलाइन से फरहान को कॉल करती है और जाकर सब कुछ बताती है कि मेरे घर का लैंडलाइन बंद कर दिया गया है, तार काट दी है, कॉलेज बंद हो गया है, मुझे मार पड़ी, सारा कुछ डिटेल से बताती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब अगर हमने इकट्ठे रहना है तो इन लोगों को साइड पे करना होगा, इनको ठिकाने लगाना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग बनाते हैं एक प्लान। अब प्लान ये बनता है कि 1998 में 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे जब सब सो रहे होते हैं, जाहिर है सुबह 6 बजे सब घर वाले सो रहे होते हैं, आसमा क्या करती है, घर का मेन गेट दरवाजा जाके चुपके से खोल के वापस अपने कमरे में आ गई। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ फरहान आशिक, उसका दोस्त जावेद, अख्तर और एक भांजा जिसका नाम है वसीम। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले आसमा उसको लेके गई भाई के कमरे में जहां पर इसका भाई आसिफ सो रहा था। तीनों ने मिलकर, अब 3 लड़के एक तरफ हैं, सहूलतकार भी साथ खड़ी है, 4 हो गए और एक सोया हुआ बंदा जो है, जाहिर उसको काबू करना कोई मसला नहीं है। इन्होंने क्या किया, आसिफ को जाते सार उसके हाथ और पांव बांधे, आसमा ने पास खड़े होकर कपड़ा दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठोसा, मुंह पर टेप लगाई और वहां, अब वो बोल नहीं सकता, चीख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो मजामत तो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं जहां वालिदैन सोए हुए हैं। आसमा जाती है, चुपके से माँ के पास जाती है, जाके कहती है भाई उल्टियां कर रहे हैं, जरा खामोशी से बाहर आए, अब्बू को ना जगाना, सोने दो। माँ भागी बाहर आती है आराम आराम से कि बेटा क्यों उल्टियां कर रहे हैं। जैसे ही माँ बाहर आती है ये तीनों उसको दबोच लेते हैं और फिर सेम उसके मुंह में कपड़ा ठोंसते हैं, टेप लगाते हैं, हाथ और पांव बांधते हैं, बेड पे फेंक देते हैं। उसके बाद तीसरा निशाना होता है बाप, जो अपने कमरे में सो रहा होता है, अब वो बेड पे अकेला रह गया है, राइट। उसके पास तीनों चले गए हैं समेत आसमा के और जाके सेम सब कुछ उसके साथ किया। फिर तीनों क्या करते हैं, तसल्ली से इन सबको बांध के पूरे घर का सफाया करते हैं और सहूलतकार आसमा है जो बता रही है इधर जेवर पड़ा, इधर पैसे पड़े, सारा जेवर इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो जी सब काम हो गए। अब फरहान कहता है जावेद और वसीम जाओ जरा किचन से छुरी लेकर आओ। वसीम यहाँ पर कहता है भाई लूटमार की डील हुई थी, कल की डील नहीं हुई थी, अब इनकी आपस में फूट पड़ गई मौके पे, लिहाजा लूटमार मैंने तुम लोगों के साथ करवा दी है, तो मैंने कोई नहीं करना। कहता है ओके चल ठीक है, तू ना कर, मैं और जावेद कर लेते हैं। ये कौन कहता है, फरहान। उसके बाद फरहान सबसे पहले बाप का गला काटता है, दूसरे कमरे में जाता है, फिर भाई का गला काटता है, बंधे हुए तो सारे ऑलरेडी हैं, फिर उसके बाद माँ का गला काटता है और फिर वहां से फरार हो जाता है।
आसमा उस दिन कॉलेज तो गई नहीं होती, लेकिन आसमा जब सारा मामला तमाम हो जाता है फिर 15 पर कॉल करती, चीखो पुकार, झूठा ड्रामा वकूआ कि जी यहाँ पे बंदे आए थे, माँ बाप को कॉल कर दिया, मैं कॉलेज से आई हूँ, मैंने सलाम किया, सारा झूठा वकूआ जो बनाती है वो मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी। 1998 में पुलिस ने दौरान तफ्तीश मीडिया के आगे जो तफ्तीश हुई थी उसके हकाइक रखे। अदालत में जाकर तीनों मुल्जिमान इन कत्लों से इनकारी हो गए। अब जब हम एक्यूज स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो कुछ सीनियर लोग ये कहते हैं, कुछ कानूनदान ये कहते हैं, कुछ पुलिस वाले ये कहते हैं कि मुल्जिम के बयान की कोई हैसियत नहीं होती, वो तो होता है पुलिस की कस्टडी में। अब इसके पीछे एक लंबी डिबेट है। पुलिस के पास मजबूत एविडेंस मौजूद होते हैं, इन कत्लों के हवाले से पुलिस मजबूत चालान तैयार करती है और फिर ये केस 7 माह तक चलता रहता है। 7 माह के बाद इनको सजा सुनाई जाती है, सजाए मौत की। किस किस को? फरहान को, जावेद को और आसमा को। वसीम को सजाए मौत नहीं होती, वसीम को सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई जाती क्योंकि वो कत्ल में शामिल नहीं था, लूट मार में शामिल था। उसके बाद मुल्जिमान के वकील हाई कोर्ट में एक जाकर अपील करते हैं इस सजाए मौत के फैसले के हवाले से। जब इस अपील के मुतल्लिक कोर्ट सुनती है, समाअत होती है, तो फिर हाई कोर्ट केस सुनने के बाद इसी फैसले को जारी रखती है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद मुल्जिमान के वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दोबारा से दायर करते हैं। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत के फैसले को मुस्तरद कर देती है, जबकि ये तीनों मुल्जिमान उस टाइम तक 20-20 साल सजा काट चुके होते हैं। शवाहिद मजबूत ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इनको रिहा किया जाए। आपको याद रहे कि मजबूत चालान पर हाई कोर्ट से भी ये फैसला मुस्तरद हुआ था कि सजाए मौत जारी रहेगी और उससे पहले भी ये फैसला किया गया था कि इनको सजाए मौत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि इनको रिहा किया जाए। किसको? फरहान, आसमा और जावेद को, जो कि 20-20 साल सजा काट चुके। वसीम को 10 साल की सजा हुई थी, वो ऑलरेडी रिहा हो चुका था। 16-17 साल की उम्र तक कॉलेज, वालदैन का घर, फिर 20 साल जेल और अब जवानी सारी गुजर चुकी। अब इस टाइम आसमा का कोई अता पता नहीं है, जिंदा है, मुर्दा है, कहाँ है और कहाँ नहीं।